नमस्कार, स्वागत है आपका आनंद ज्ञान में। मैं कमलेश वर्मा और आज हम पहुंचे हैं कुल्लू जिला के माहौल स्थित क्वांटम एकेडमी में। यहाँ के एक बच्चे ने जेईई में 97.1% मार्क्स लेकर टॉप किया है। आइए इस बच्चे से चर्चा करते हैं और जानते हैं इसने किस तरह से परीक्षा को लेकर तैयारी की थी। ज्ञान में आपका स्वागत है। आपका नाम? नमन। नमन, आपने जेईई की परीक्षा में 97% मार्क्स लेकर टॉप किया है, तो क्या किस तरह की आपकी तैयारी रही और क्वांटम एकेडमी की तरफ से आपको टीचर्स ने क्या कुछ जानकारी दी जिससे आपने टॉप किया है और अपने स्कूल का, एकेडमी का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है? मेन तो मैम गाइडेंस थी जो मैम ने, सर ने जो मेरे को दी। बाकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो थ्योरी वगैरह जो पढ़ाते थे वो उन्हीं पे मेन फोकस था मेरा। बाकी सेल्फ स्टडी में ठीक थी, स्टार्टिंग से ही मैं रखा था, अपना पेस बना के रखा था। और बाकी तो घर वालों की कांस्टेंट मोटिवेशन थी और मैम वगैरह, सर वगैरह मेरे को गाइड करते रहते थे बीच बीच में। और ऐसा कोई वो नहीं था, मतलब मैं आराम से कर रहा था, मतलब ऐसा वो नहीं था। नमन, जेईई की जर्नी में कितनी आपने मेहनत की और कितना टाइम आपने पढ़ाई को दिया, और इसके अलावा भी आजकल के बच्चे जैसे मोबाइल वगैरह में भी व्यस्त रहते हैं, तो आपका किस तरह से शेड्यूल रहा? मतलब मैंने अपना मोबाइल, मतलब सोशल मीडिया से मैं दूर हो गया पूरा ही। मतलब बाकी जब क्लासेस होती थी तो मैं मिनिमम स्टार्टिंग में 3 to 4 आवर्स पढ़ता था सेल्फ स्टडी, और फिर पेस बनाते बनाते मैं 6 to 7 आवर्स पहुंच गया था क्लासेस का। फिर जब मैंने क्लासेस छोड़ी, अपना सिलेबस खत्म किया, फिर मैं 10 to 12 आवर्स लग गया था सेल्फ स्टडी पे पूरे दिन। फिर बाकी सर से हेल्प भी लेता रहता था, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, या मैं कुछ डाउट वगैरह क्वेश्चन होते थे तो मैं पूछ लेता मैम से, सर से। और बस यही चलता रहा, कुछ महीने तक चलता रहा। फिर नमन, फिजिक्स में बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ती है, लेकिन आपने 99% मार्क्स लिए हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो ये बोलूँगा, सर खुद एनआईटी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बहुत अच्छे इन्होंने लोग कोचिंग ली है स्टार्टिंग से, और उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस रहा है सर को। बाकी सर का ही है पूरा फेज में। सर ने मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान रखा, और जो भी पता था सर को, जैसे जेईई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे पूछता है, बस उसी हिसाब से सर ने बताया और गाइड किया, बस उसी हिसाब से मैं चला रहा। इसमें टीचर्स का कितना योगदान रहा? योगदान तो बहुत रहा, पर मैं खुद को श्रेय दूंगा कि मैंने खुद बहुत मेहनत की, और बाकी तो घर वालों को का भी था ना। बिल्कुल। अगर वो नहीं होता तो मैं शायद यहाँ पे नहीं आता, या वो मेरे को इतना करते भी हाँ चल जा पढ़ने। बाकी मैं था नहीं स्टार्टिंग से कि मैं करूंगा ट्राई, तो घर वालों ने बोला कि यहाँ पे है कुल्लू में इंस्टीट्यूट क्वांटम करके, तो फिर वहाँ चल जाओ। फिर वहाँ पे मैं यहाँ पे आया। मैं एक चीज पूछना भूल गई, आप कहाँ से है बेसिकली? मैं मंडीबल से हूँ। मेरे को मेरे घर वालों को कहीं से रिकमेंड आया था कि कुल्लू में यहाँ पे ऐसा कोई क्वांटम वर्ल्ड स्कूल करके है, यहाँ पे बेस्ट फैकल्टी है, खुद एनआईटी वगैरह से ग्रेजुएट हैं, तो फिर यहाँ पे आ जाओ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और चांसेस ज्यादा हैं कि हो जाएंगे। तो फिर वहीं से मैं यहाँ पे आया मंडी से। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 30% मार्क्स रहे थे और अभी 97, तो इतना बड़ा चेंज आया, तो इसमें किस तरह से आपका मतलब तैयारी रही, इसमें आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय की बात है मैम, मैंने माइंडसेट की बात है पूरी स्टार्टिंग से। फिर मेरा था नहीं कि मैं करूंगा जेईई की तैयारी, मेरा था नहीं ना। मेरे को ऐसा अजीब सा लगता था कोई जेईई करता था कि अपना 2-3 साल दे देता था। फिर मेरे को भी रहा +2 के बाद कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर घर वालों ने बोला भी चल जा कर ले कुछ, फिर 1 साल दे दे, 1 साल करने था कुछ। फिर उस हिसाब से मेरे को किया, घर वालों ने बोला यहाँ चल जा, फिर मैं आ गया। फिर बाकी तो सर मैम और बाकी मेरी थी रही सेल्फ स्टडी, बाकी घर वालों की कॉन्स्टेंट मोटिवेशन थी, और बस आगे बाकी पढ़ते रहे। नंबर, आपका फ्यूचर का प्लान क्या रहेगा? मैं तो मेन फोकस मैं एडवांस में रखूंगा, फिर नहीं हुआ तो ठीक, कोई ना, मेंस निकाला हुआ है, मेंस में फिर एनआईटी में फिर से ग्रेजुएट हो जाऊंगा। बाकी जो भगवान सोचा वही होगा, बाकी मैंने उसका कुछ भी। आज की युवा पीढ़ी नशे की ओर ज्यादा जा रही है और इसके अलावा मोबाइल की तरफ भी काफी ज्यादा बच्चे हैं, छोटे बच्चे या युवा पीढ़ी है, काफी ज्यादा मोबाइल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ऐसे में आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूंगा, अपने रिग्रेट मत रखो अपनी लाइफ में, और वही है कि कुछ साल देके और अच्छी लाइफ अगर आपकी हो सकती है तो दो, और रिग्रेट मत रखो लाइफ में। बाकी करते रहो जो करते हो अच्छे से, दिल लगा के करो, और बुरे कामों से दूर ही रहो।
बाकी मोबाइल वगैरह ठीक होता है थोड़ी देर चलाना, बट इतना नहीं कि उसी में ऑब्सेस्ड हो जाओ उसी से और उसी में खो जाओ। बाकी नशा नुशा तो मैं करूँगा भाई, दूर ही रहो। वो फिर घर को उजाड़ता है और कुछ नहीं करता। नशा जी। घर वाले ही होते हैं, और वो घर वालों की वो आती है, फिर बचपन से पाला हुआ है बच्चों को, फिर वो ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, फिर घर वालों को ही होता है अच्छा दोस्त जो मानते हैं। बट नमन, आपने बताया कि आप डिस्ट्रिक्ट मंडी से हैं और यहाँ कुल्लू में आप रह रहे हैं, तो आपके सबसे पहले आपके घर के बारे में कि आपके फादर मदर और फैमिली में कौन कौन है और फादर आपके क्या करते हैं? हम चार हैं, मेरा बड़ा भाई, मेरे मदर फादर और मैं बस। फादर मदर का नाम भी अगर आप बता दें तो ज्यादा अच्छा है। फादर का नाम नंदलाल चौधरी और मदर का नाम इंदिरा देवी, और मेरे फादर टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में और मम्मा हाउसवाइफ है। बाकी मेरा बड़ा भाई फार्मेसी उन्होंने की है। और बाकी चलिए अभी मंडी से आप कुल्लू रह रहे हैं, यहाँ पे अकेले रह रहे हैं फैमिली से दूर, तो यहाँ पर आपको माहौल कैसा लगा? बस सेम है, मंडी और कुल्लू सेम ही तो है, बट थोड़ा वेदर अपसाइड डाउन है, थोड़ा ऊपर नीचे, और बाकी तो नहीं है। बाकी जो जहाँ पे मैं रहता हूँ वो भी मैं बहुत केयर करते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग से मेरे को बहुत अच्छे से रखा है। पीजी में जहाँ पे रहता हूँ मैं, जी। उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया भी, हाँ हो जाएगा मत टेंशन नहीं। बाकी बाकी उन्होंने मेरे को हेल्प की है, मतलब मेरे को कुछ मतलब होता है प्रॉब्लम होती थी, बीमार होता था मैं या कुछ भी होता थी, तो मेरे को हेल्प करने के लिए वो रेडी होते थे। और बाकी तो सराउंडिंग यहाँ की बहुत अच्छी है, आप देख तो सकते हो यहाँ की वादियाँ वगैरह। बाकी बिल्कुल मंडी जैसा एनवायरनमेंट है, थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है इधर, और बाकी ठंड बर्फ वगैरह दिख जाती है तो वो भी अच्छा लगता है देखने में। हमारे वहाँ पे इतना वो नहीं है ना बर्फ का, कि हम प्लेन इलाके से हैं। बाकी बहुत अच्छा है कुल्लू मेरे हिसाब से। जी, हमारे साथ क्वांटम एकेडमी के डायरेक्टर मनीष जी और प्रिंसिपल प्रेरणा सिंह जी हैं, तो आइए इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का बच्चा जो जेई में जिसने टॉप किया है उसके बारे में भी, और इसके अलावा यहाँ से कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो यहाँ से जेई और नीट में काफी बच्चे निकल रहे हैं, तो ऐसे में इनकी क्या कुछ तैयारी इसके लिए विशेष रूप से रहती है? जी सर, सबसे पहले आपका अनंत ज्ञान में स्वागत है। थैंक यू। जी सर, तो किस तरह की तैयारी रहती है सर, और बच्चों को आप किस तरह का माहौल यहाँ पर देते हैं? मैम हमारे लिए ऐसा है कि हमें मुझे महसूस होता है कि अगर आपको तैयारी करवानी है जी। तो जेई में दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है, जेई हो या नीट हो, दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। एक है टीचर्स, कि आपको पढ़ाता कौन है, फैकल्टी कौन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। क्योंकि मैम आज की जनरेशन को पढ़ाना पूरा मुश्किल है। न्यू जनरेशन है, जेनजी स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ाना तो टीचर को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। है ना। उन लोगों को हम लोगों को ऐसा है कि हम खुद पढ़ते हैं, खुद हम अपडेट होते हैं, है ना। और अपडेट होकर के हम लोग भी क्या करते हैं कि मैम जैसे बच्चों को नए नए एक्सपेरिमेंट से सिखाना, पढ़ाई उतनी बोरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आज की जनरेशन को अगर हमने बहुत बोरिंग तरीके से सिखाया तो पढ़ाई करना छोड़ देती है, बच्चे को सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगने लगते हैं। हम चाहते हैं कि मैम बच्चा जो है मजे से पढ़े। अगर हम मजे से बच्चे को पढ़ा गए तो हम उसका सिलेक्शन करवा देंगे। पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बनाया जाए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बन गया तो बच्चा फिर सिलेक्शन कर जाता है। तो हमारा मेन मोटिव खुद यही है। मैं खुद एनआईटी से पास आउट हूँ, और अभी नहीं मैं तो कहता हूँ कि मैं पुराने जमाने, हमारे टाइम में भी, पुराना जमाना तो नहीं, हमारे टाइम में भी ऐसी था कि दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती थी। एक है मैम टीचर्स, और दूसरा मैम स्टूडेंट का डेडिकेशन। जी। स्टूडेंट के डेडिकेशन के लिए ऐसा है कि सबसे पहले मुझे लगता है कि स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट के प्रति जो प्यार है उसे जगाना पड़ेगा हमें। हम सब्जेक्ट को बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाएंगे, है ना, ऐसा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि बच्चा कहे कि बस मजा आ गया, सर ने पढ़ाया मजा आ गया, हम ये चाहते हैं। और मैम जब बच्चे इस सिचुएशन में आता है, क्योंकि टीचर का जो कर्तव्य है, टीचर की जो ड्यूटी है जी। वो ये है कि पहले बच्चे के लेवल पे जाओ और फिर बच्चे के लेवल को उठाओ और अपने लेवल तक ले जाओ। तो हम पहले बच्चे के लेवल तक जाते हैं, उसे प्यार से समझाते हैं, फिर अपने लेवल तक लाते हैं, और फिर हमने देखा कि ऐसा करके सिलेक्शन होता है। मगर ये है कि कभी कभी थोड़ा अफसोस भी होता है। जैसे इस बार ऐसा है कि 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ हमारे यहाँ से, 5 बच्चों का, हमने 5 बच्चे पढ़ाए थे और 4 बच्चों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ, एक बच्चे का नहीं हुआ। तो हम उस बच्चे को छोड़ नहीं सकते। अगर आप अभी भी आओगे, अभी हमारी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होगा, हमारी सारी फैकल्टी यहाँ पे है, और उम्मीद हमें ये है कि अभी अप्रैल का अटेम्प्ट बचा है बच्चे का, हम सिलेक्शन करा देंगे और तब पार्टी होगी। पार्टी अभी अधूरी है क्योंकि एक बच्चा भी छूटा है, तो बच्चा ही है, बिल्कुल है ना। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक भी बच्चा छूटा है तो अभी सुरक्षा अभियान अधूरा है, ऐसा मुझे महसूस होता है ना। और दूसरा मैम ये है कि स्टूडेंट का डेडिकेशन मुझे चाहिए।
उसके लिए टीचर भी जिम्मेदार है, हमें बनाना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सर आपके एकेडमी के बच्चे नमन ने, जिसने अभी जेई में टॉप किया है, तो उसने फिजिक्स में 99% मार्क्स लिए हैं। तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे फिजिक्स को लेकर काफी ज्यादा डरे सहमे रहते हैं, लेकिन इस बच्चे ने 99% मार्क्स लिए हैं। तो इस ऐसे में आपकी तरफ से किस तरह की तैयारी नमन या बाकी बच्चों के लिए करवाई गई थी? मैम हम फिजिक्स में काफी अपडेट रहते हैं, ओके, ठीक है? और हमारी कोशिश रहती है मैम कि मजेदार बने, क्योंकि फिजिक्स कोई याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये सीखने का है, एक्सपेरिमेंट है और इतना कुछ सिखाने को है। एक्चुअली मैं 2 सब्जेक्ट समझता हूँ, मैं मैथ्स भी समझता हूँ जी, और मैं फिजिक्स भी समझता हूँ, मगर मैंने फिजिक्स चुना पढ़ाने को क्योंकि नेचर फिनोमेना है फिजिक्स, है ना? नेचर में जो चीजें हो रही है मुझे वो सिखानी है बच्चे को, और मेरी कोशिश रहती है कि मजेदार तरीके से सिखाया जाए। बच्चा बगल वाले बच्चे से ही बात ना करे, क्लास में बहुत ध्यान से सुने, और मैं चाहता हूँ कि बच्चा एक्सपेरिमेंट के वे से चुने। हमारे पास मैंने बहुत साल इस चीज पे काम किया, मैं 14 ईयर से कुल्लू में पढ़ा रहा हूँ, इससे मैंने फिटजी वगैरह पढ़ाया मैंने। मेरी एक ही कोशिश है कि मजेदार हो, एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो, सिमुलेशन लगे हो वहां पे, और नए नए मैं 3 डायमेंशन पे सिखाता हूँ। हमने नई चीजें बनाई हैं, अपडेट की है, टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़े हैं, और हमारे एक ही मोटिव है कि फिजिक्स जो है बस मजेदार बनी रहे, क्योंकि हम जहाँ फिजिक्स मुश्किल, हमने थोड़ा सा भी बच्चे बोरिंग बनाया, आज की जनरेशन उसे नहीं सीख पाएगी, और बच्चा जैसे बोर हो गया मैं वो पसंद नहीं करता हूँ। उसके अंदर हमारा ये है, दूसरी चीज हमारी रहती है कि बच्चा आज के लेवल के, जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो टफ है, लेवल बढ़ रहा है, ये टीचर को समझना पड़ेगा। मैं खुद ये बात मानता हूँ कि लेवल बढ़ रहा है, और जब लेवल बढ़ रहा है तो फिर तैयारी भी करनी पड़ती है। मैं तो सभी बच्चों को कहता हूँ कि आप हमसे किसी भी बुक से सवाल पूछ सकते हैं, इवन फिजिक्स की इरोडो है, डीसी पांडे है, और मतलब बच्चों को भी है कि मैं आपके लिए इतना हूँ कि आप किसी भी बुक से सवाल लाएंगे, किसी भी टॉपिक से लाएंगे, हम कोई मना नहीं करेंगे। बहुत ही रेयर केस है, मैंने कभी देखा नहीं वैसे अभी तक तो अपनी जर्नी में कि मैं कभी किसी सवाल में रुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जब मुझे आता है इतना मेरे बच्चों को भी आए, मगर वो जो सिखाने का तरीका है ना मैम, वो पुराना पारंपरिक तरीका ना हो, वो मॉडर्न जमाने से। सर मैं आपकी बात को काटना चाहूंगी। आज के आपने पारंपरिक की बात की, पुराने तरीके की बात की, तो आज के और पुरानी जो पढ़ाई का तरीका था उसमें कितना फर्क है? क्योंकि देखा जा रहा है कि आज के टाइम का बच्चा कंपटीशन में के दौर में है, और ऐसे में टीचर्स को कितना अपडेट रहना पड़ता है। मैम पुराने जमाने में और आज में सिर्फ इतना डिफरेंस है, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए टीचर्स को। जी, मैम आज का बच्चा ऐसा है कि वो कंपेयर करता है, और हम उसे कंपेयर करने से रोक ही नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जी, है। और ये अच्छी भी है, इससे टीचरों को भी है कि कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हमें जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, जी, और हम जानते हैं कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। नई नई मार्केट में अच्छी अच्छी बुक आई है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैम, तो मैंने खुद एक्चुअली मैं एनआईटी पास आउट हूँ, और फिजिक्स में मेरा सबसे ज्यादा स्कोर हुआ था अपने टाइम पे, 120 नंबर थे, 108 नंबर मेरे अपने टाइम पे आए थे फिजिक्स में। जी, तो उस समय मैंने एससी वर्मा की थी और डीसी पांडे की थी। देन मैम आज की डेट में मुझे इरोडो वाली बुक करनी पड़ रही है ना? और मैं जब वो सवाल पढ़ता हूँ ना मैम, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस सवाल को मैं किसी बच्चे को मजेदार तरीके से कैसे समझा सकता हूँ ताकि बच्चा बोर ना हो। जी, क्योंकि मैम मेरे लिए जो क्लास है ना, वो एक शो भी है। मैं ऐसा कभी समझता ही नहीं हूँ कि मैं अपनी क्लास में गया, मुझे एक लेक्चर देना है, नहीं, मेरा ऐसा कोई गेट नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं किसी स्टेज में गया हूँ, और मेरा काम दर्शकों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उनका एंटरटेन करना भी है। तो हमारे लिए क्या है कि हमारे जो टीचर्स है ना मैम, वही हमारे ब्रांड है, हमारे कोई बाहर के कोई ब्रांड नहीं है हमारा। हम चाहते हैं कि जो हमारे टीचर है, इसलिए आप देखो ना यहाँ के जितने पोस्टर शूटिंग देखोगे, मैं टीचर्स पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो कुल्लू की सबसे हाई जो पेड फैकल्टी है इस समय, वो हमारे स्कूल में जी, है ना? उसका एक ही रीजन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीचर बेस्ट है तो रिजल्ट आ ही जाएगा, है ना? और ये है। सर आपसे अंतिम सवाल। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर भी काफी ज्यादा आकर्षित हो रही है, साथ साथ में मोबाइल का भी जो बच्चों में एक क्रेज बढ़ रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है, और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम मेरे ख्याल से ऐसा है कि अगर आपको देखो जेई में सिलेक्ट होना है, आपको नीट में अगर सिलेक्ट होना है, और आप मोबाइल चलाते हैं, तो आप भूल जाइए, आप अपने सपने को भूल जाइए, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने इतने बच्चे पढ़ाए मैम, आज यकीन नहीं करेंगे कि लगभग 50 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स हैं। इवन कुल्लू के कई डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चे मैंने पढ़ाए हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं, लगभग आप माने कि 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई में सिलेक्ट हुए हैं, और सब में एक चीज कॉमन है कि मोबाइल नहीं चलाते थे। मोबाइल को तो छोड़ना पड़ेगा, भले 2 साल के लिए आप छोड़ो, मगर उसे छोड़ना पड़ेगा।
मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी है, बच्चा मोबाइल से जब पढ़ता है ना मैम, तो यूट्यूब से जैसे पढ़ता है, तो आजकल का बच्चा क्या हो गया, 5 टीचर को देखने लगा है। अब वो 5 टीचर को देखता है तो 5 टीचरों को कंपेयर करता है। जी तो ऐसा लगता है कि बच्चा जो है तैयारी करना नहीं आया है, बच्चा जो है भूल गया है अपना एक्चुअल एम क्या है, वो कंपेयर कर रहा है, जबकि उस बच्चे का मेन एम है इंफॉर्मेशन लेना। जी तो इसलिए मेरा क्या मानना है कि मैम मोबाइल से फायदे से नुकसान हो रहे हैं। एक नशे को लेके मैं मेरा कहना है कि बस ये एक ऐसी चीज है जहां से वापसी नहीं है। हर चीजें वापसी है, यहाँ से कोई वापसी नहीं है। हमने घर परिवार खराब होते हुए देखे हैं। मेरा तो मानना है कि एक बार कभी नशा मुक्ति केंद्र में जो है आदमी विजिट करके देखिए, तो वहां समझ आता है कि कितनी बुरी सिचुएशन हो सकती है उन लोगों की। और वो दया है कि दया आती है, मुझे तो काफी दया आई। मैं एक बार देखा मैंने बाहर से जाकर कि क्या सिचुएशन है, पेशेंट कैसे होते हैं, और फिर मुझे समझ आया कि आदमी किसी भी राह पे जाए, बस ये रहा है कि नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं बहुत देर सीरियस नहीं रह सकता। ठीक है। तो आज की विशेष बातचीत में हमारे साथ क्वांटम एकेडमी माहौल के जो जे टॉपर है नमन जी, उनसे बातचीत की, और साथ में जो डायरेक्टर एकेडमी के हैं मनीष सिंह जी और प्रिंसिपल प्रेरणा सिंह जी, इनसे हमने चर्चा की। और साथ ही जो बच्चा है नमन, उससे, और जो मनीष जी हैं, इनसे हमने जाना कि नीट और जेईई के लिए किस तरह की तैयारी बच्चे को करनी चाहिए और किस तरह का माहौल बच्चों को मिलना चाहिए, और पेरेंट्स और टीचर की तरफ से किस तरह से हर तरह से बच्चे को और टीचर को अपडेट रहना पड़ता है। तो जुड़े रहें अनंत ज्ञान के साथ।